गुड मॉर्निंग बच्चों, जीजीसी के हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम असहयोग आंदोलन जो उसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने टोटल 4 वीडियो बनाए हैं और जो हमारा पहला वीडियो है उसमें हम अध्ययन करेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है उसके पीछे प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे। आखिर गांधी जी जो कि ब्रिटिश सरकार के पूरी तरह से सहयोगी थे, वो सहयोगी से असहयोगी क्यों बने, उसके पीछे प्रमुख कारण थे युद्ध का परिणाम, आर्थिक स्थिति, प्लेग का प्रकोप, अकाल, सरकारी दमन चलन, माउंटफोर्ट सुधारों से असंतोष, रोलेट एक्ट, हंटर समिति और खिलाफत आंदोलन। ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन चलाया गया। दूसरा हमारा जो वीडियो है उसमें हम असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन की प्रगति जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो हमारा वीडियो है उसमें हम मुख्य रूप से नागपुर अधिवेशन जो उसका अध्ययन करेंगे। फिर बाद में हमारा चौथा और अंतिम वीडियो असहयोग आंदोलन जो उसके स्थगन के प्रमुख कारण क्या रहे, फिर बाद में असहयोग आंदोलन जो उसकी असफलता के कारण क्या रहे थे और अंत में हमें आंदोलन जो उसका प्रमुख महत्व क्या रहा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन। आज हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो उसका अध्ययन करेंगे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले तो गांधी जी जो है ब्रिटिश सरकार जो उसके पूरी तरह से पूर्ण रूप से सहयोगी थे और पूरी तरह से संवैधानिक सुधार जो उनमें विश्वास करते थे। इसके साथ ही प्रथम महायुद्ध के दौरान उन्होंने भारत सरकार को पूर्ण सहयोग दिया और उन्होंने भारत सरकार को रंगरूटों की भर्ती तथा घायल व्यक्तियों की देखभाल के लिए भी अपनी सेवाएं अर्पित की थी और इन सेवाओं के लिए सरकार ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि जो वो भी दी थी, अर्थात उससे सम्मानित किया था। और 1919 के सुधार अधिनियम से सभी राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे, लेकिन गांधी जी परीक्षण के तौर पर उसे कार्यान्वित करने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार से गांधी जी ब्रिटिश सरकार की पूरी तरह से सहयोगी थे, लेकिन फिर बाद में कुछ बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी कि जिनसे गांधी जी जो कि ब्रिटिश सरकार के पूरी सहयोगी थे वो अब सहयोगी से असहयोगी बन गए और उन्होंने कांग्रेस से सरकार के विरुद्ध प्रगतिशील, अहिंसात्मक और असहयोग की नीति अपनाने का आग्रह किया। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे कि जिनकी वजह से महात्मा गांधी जो उन्होंने असहयोग जो वो किया था या असहयोग जो उसके पीछे कारण क्या थे। सबसे पहली बात आती युद्ध का परिणाम कि प्रथम महायुद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तथा वे आत्मनिर्णय के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और युद्ध समाप्ति के बाद यूरोप में उपयुक्त घोषणा के अनुसार कुछ नए राज्यों का निर्माण किया गया, परंतु मित्र राष्ट्रों ने अपने अधिकृत उपनिवेशों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं किया, बल्कि पराधीन राष्ट्रों में राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति जो थी उसको भी मिला दिया और भारत भी इस प्रभाव जो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं रहा। और युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जो था वो पूरी तरह से बदल गया, उसने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया था। तो इस प्रकार से पहला कारण यही था कि युद्ध जो उसका परिणाम जो निकला था उसकी वजह से भी महात्मा गांधी जो थे वो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बन गए। दूसरा बिंदु आता है आर्थिक स्थिति कि पहले महायुद्ध के बाद भारतीयों की आर्थिक दशा जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और युद्ध की वजह से खर्चे जो थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और साजो सामान, खाद्यान्न, इसके अलावा अस्त्र शस्त्र, कच्चा माल इत्यादि भारत को यानी कि उसका जो खर्चा जो था वो भी भारत को ही वहन करना पड़ा था और इससे भारत सरकार का जो था कर्ज जो था वो और भी ज्यादा बढ़ गया, अर्थात वो कर्ज जो उसके बोझ से दब गई और मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतें जो थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और किसानों पर बढ़ते हुए टैक्स जो है उनके बोझ से भी किसान जो थे उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस प्रकार से जनसाधारण जो था उसके लिए अपना जीवन यापन करना या जीवन का निर्वाह करना बहुत ज्यादा कठिन हो गया था और इस प्रकार से मजदूर लोग जो थे उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई और जनता में फैलते असंतोष ने सरकार विरोधी भावना को बहुत ही ज्यादा तीव्र कर दिया था और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने असहयोग की नीति जो उसको प्रयोग करने का अवसर प्रदान कर दिया था। तीसरा बिंदु आता है प्लेग का प्रकोप कि इस प्रकार से इतनी सारी विषम परिस्थितियां चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति को प्लेग और इन्फ्लुएंजा के प्रकोप जो थे उसने कहा जाता है कि और भी ज्यादा खराब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और इस समय बहुत से लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और सरकार ने रोगों की रोकथाम के लिए, इसके साथ ही जनता का दुख दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं किए थे, बल्कि जनता को पुलिस और सेना के अत्याचार जो भी वो भी सहन करने पड़े। फलस्वरूप इन सभी कारणों से जनता जो उसमें असंतोष और भी ज्यादा बढ़ता गया। चौथा बिंदु आता है अकाल
कि 1917 में अनावृष्टि के कारण देश में अनेक भागों में फसलें जो थी वो चौपट हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे देश जो उसमें अकाल की स्थिति आ गई थी और इसमें कई लोग भूख से मर गए। परंतु सरकार ने अकाल का प्रकोप कम करने तथा जनता का दुख दूर करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। इससे जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष जो वो और भी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसके अलावा अगली बिंदु आता है कि सरकारी दमन चक्र, कि इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक सुधार जो है उनका आश्वासन दे रही थी, लेकिन भारत में उसके अधिकारी राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कड़े से कदम उठा रहे थे। एक तरफ ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि हम आपके राजनीतिक सुधार जो है वो करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भारत में जो उनके अधिकारी जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन जो उनको कुचलने में लगे हुए थे। और जैसे कि इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अधिनियम जो वो भी पारित किए, जैसे प्रेस एक्ट है, सेडिशन एक्ट है और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ एडमिटेंट एक्ट आदि जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा दमनकारी कानून थे, उनका निर्माण राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य मात्र से ही किया गया था। और क्रांतिकारी और आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा भी दी जा रही थी। केवल कहा जाता है कि उनके ऊपर संदेह मात्र होने पर भी कहा जाता है कि बहुत सारे नवयुवक लोग जो थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, ताकि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा जो उससे दूर रखा जा सके। इसके अलावा गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन जैसे वैधानिक और शांतिपूर्ण कार्यक्रम को भी सख्ती के साथ दबाने का प्रयास किया गया। और पंजाब में तो सरकारी दमन अपनी चरम सीमा जो उसको भी लांघ गया था और सरकार के दमन चक्र ने जनता में असंतोष और विद्रोह जो उसकी लहर जो उसको पैदा कर दिया था। अगला बिंदु आता है माउंटफोर्ट सुधारों से असंतोष, कि युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को भरपूर यानी कि हर तरह से पूरी तरह से सहयोग दिया था और सरकार ने भी युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को स्वशासन देने का आश्वासन दिया था और युद्ध समाप्ति के बाद माउंटफोर्ट सुधारों की घोषणा की। लेकिन इन सुधारों से जनता को बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि इनमें भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना जो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। भारत सरकार पर इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण पहले से की भांति कहा जाता कि बना रहा और स्थानीय स्वशासन जो उसको भी बढ़ावा नहीं मिला और इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया और ब्रिटिश सरकार में विश्वास जो वो भी जाता है। तो इस प्रकार से माउंटफोर्ट सुधार जो उनसे जनता असंतुष्ट थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इसमें हमें किसी प्रकार से प्रशासनिक जो है सुधार होंगे और हमें यानी कि भारतीय जनता जो उसमें किसी प्रकार के अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इस वजह से माउंटफोर्ट सुधार जो थे वो असफल रहे थे। अगली बिंदु आती है रोलेट अधिनियम, कि रोलेट अधिनियम और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसने भारतीय जनता के धैर्य और संयम जो था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसने गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके अंदर जो जनता जो थी, निहत्थी जनता जो थी और जो शांतिपूर्ण धरना दे रही थी, उसके बावजूद उनके ऊपर इतनी धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई और उनको लोगों को मारा गया। और रोलेट अधिनियम जो था वो पारित किया गया, उसमें यानी कि संदेह मात्र होने पर व्यक्ति जो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए उसको जेल में डाला जा सकता था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो उनको जेल में डाला जा रहा था। तो इस प्रकार से ये रोलेट अधिनियम जो था उसने भी गांधी जी को ब्रिटिश सरकार का सहयोग जो कि पहले से सहयोगी थे अब असहयोगी बना दिया था। अगला बिंदु आता है हंटर समिति का प्रतिवेदन, कि कांग्रेस के बार बार आग्रह और सर्वव्यापी असंतोष को देखते हुए 19 अक्टूबर 1919 को सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक जांच कमेटी यानी कि हंटर कमेटी जो उसकी घोषणा की थी। और इस समिति के प्रतिवेदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकार का कोई दोष नहीं बताया गया और प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था और डायर के कर्तृत्व को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। और हंटर समिति के भारतीय सदस्यों ने गोलीकांड के संबंध में इतना ही कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को आतंकित करना था। इसके विपरीत कांग्रेस द्वारा नियुक्त समिति, जिसमें गांधी, जयकर, तैयब जी और आर.सी. दास आदि शामिल थे, ने डायर के कार्य की निंदा करते हुए कहा कि डायर ने बिना सोचे समझे केवल भावावेश में आकर कदम उठाए थे। और कांग्रेस समिति के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि निर्दोष लोगों का, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, कत्ले-आम किया गया अमानवीय अत्याचारों का एक नमूना है और ब्रिटिश प्रशासन के इतिहास में ये क्रूरता का एक इतिहास जो वो भी जोड़ा जाएगा। और इस प्रकार से भारत सरकार ने गलत निर्णय लेने के आधार पर डायर को नौकरी से हटाया, अर्थात इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और उसमें केवल इतनी सी सजा दी गई कि डायर जो था उसको मात्र नौकरी से हटाया गया। किंतु भारतीयों को जैसी आशा थी कि इस हत्याकांड से संबंधित अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और मृत व्यक्तियों के
परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था और सरकार ने मुआवजे के नाम पे कुछ भी पैसा नहीं दिया था और घायलों की चिकित्सा में भी सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके विपरीत इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुत से अनुदारवादी सदस्यों ने जनरल डायर की सहायता के लिए बल्कि 26,000 पाउंड की धनराशि इकट्ठी की, क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया गया और कहा जाता है कि उसको तलवार यानी कि एक सम्मान की तलवार जो वो भी भेंट की गई। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो उसने इस मामले में बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमारी तरफ से हमने कुछ नकारात्मक किया, बल्कि इसमें केवल जनरल डायर जो उसको नौकरी से हटाया दिया गया और उसके बदले में उसके लिए बहुत सारे प्रयास जो वो भी किए गए। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग के इस हत्यारे का इंग्लैंड में किए गए स्वागत और सम्मान में भारतीयों को काफी दुखी किया, काफी आहत किया और इस घटना से भारतीयों की अंग्रेज विरोधी भावना जो थी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। तो इस प्रकार से ये ऐसे कारण थे जिनकी वजह से गांधी जी जो थे वो ब्रिटिश सरकार के, जो कि पहले तो पूरी तरह से सहयोगी थे, लेकिन अब ये ऐसे ऐसे नियम पारित किए गए जिनकी वजह से गांधी जी उनके विरोधी बन गए थे। अगला बिंदु आता है खिलाफत आंदोलन कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक तुर्क साम्राज्य में सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा थे और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया और इस पर नवंबर 1914 में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अतः भारतीय मुसलमानों के सामने ये समस्या आ गई कि वे युद्ध में तुर्की के शत्रु यानी कि अंग्रेजों का साथ दे या ना दे, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति उनकी राजनीतिक निष्ठा तो थी और तुर्की के सुल्तान के प्रति उनकी धार्मिक निष्ठा थी। तो इस प्रकार से अगर वो अंग्रेजों का साथ देते तो अपने धार्मिक नेता जो है उसका विरोधी हो जाते और अगर उसका विरोध करते तो ब्रिटिश सरकार जो उसका यानी कि समर्थन करते तो ब्रिटिश सरकार के विरोधी बन जाते। तो इस प्रकार से उनके लिए ये समस्या बन गया था और मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी, हकीम अजमल, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु आदि अनेक प्रमुख नेता तुर्की के समर्थन में थे और बंग विभाजन को रद्द करने की वजह से बंगाली मुसलमान भी अंग्रेजों से नाराज हो गए थे और वे भी तुर्की के समर्थन में आ गए थे। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि पराजित तुर्की के सुल्तान की समस्त शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी और उसके विशाल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक निष्ठा को अंग्रेजों के प्रति अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि अगर तुर्की हार जाता है इस युद्ध में तो तुर्की साम्राज्य उसका विघटन नहीं किया जाएगा, अर्थात तुर्की जो उसका वैसा का वैसा मान सम्मान बनाया रहेगा और उसका साम्राज्य उसका विघटित नहीं किया जाएगा। तो जब इस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता जो उसको दिलाया गया तो भारतीय जनता जो थी वो ब्रिटिश सरकार जो उसको सहयोग देने के लिए तैयार हो गई और खलीफा की प्रतिष्ठा जो उसको भी क्षति नहीं पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार से आश्वासन के बाद भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया और तुर्की के विरुद्ध अपने धर्म भाइयों से लड़े। इसके अलावा तुर्की युद्ध में जब ये तुर्क युद्ध हो गया तो कहा जाता है कि तुर्की युद्ध जो था वो युद्ध में पराजित हो गया और कहा जाता है कि अब समाचार ये मिलने लगे कि तुर्की जो उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार जो है वो अपमानजनक शर्तें जो वो लागू कर रही है और अतः तुर्की के भविष्य को लेकर भारतीय मुसलमान जो थे वो फिर से उत्तेजित हो उठे और अब उन्होंने ये मांग की कि मेसोपोटामिया, अरब, सीरिया, फिलिस्तीन एवं अरब से संबंधित सभी द्वीप, सभी धार्मिक स्थान खलीफा के अधिकार में ही रहने दिए जाए और ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधि में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भी दबाव डालने के लिए उन्हें के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया वह खिलाफत आंदोलन जो उसके नाम से जाना गया और उत्तेजना और आक्रोश के इस वातावरण में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो उसका गठन किया जिसने खिलाफत आंदोलन जो उसको जन्म दिया और दूसरी तरफ उलेमाओं ने भी जमायत उल उलेमा की स्थापना की और इस आंदोलन को परवान चढ़ाया। इस प्रकार से 1919 में जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई गांधी जी ने उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया और गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर चुके थे और दिल्ली में नवंबर 1919 में हुई खिलाफत कांग्रेस में उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों की समस्याओं को हल करने के लिए असहयोग आंदोलन जो उसको शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि यदि सरकार खिलाफत जैसे महान ध्येय के संबंध में धोखा देती है तो हमारे लिए असहयोग के सिवाय और कोई भी चारा नहीं रह जाता और उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने की अपील कर अपने असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमान जो उनका भी पूरा सहयोग ले लिया। तो इस प्रकार से ये ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी वजह से महात्मा गांधी जो कि ब्रिटिश सरकार जो उसके पूरी तरह से सहयोगी थे अब असहयोगी बन गए।